drama. Coming out and send you to your mama. Whip the beat up. Drop your body in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing this right. तो चलो बच्चों, अपना अगला टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ चुका था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इसके पहले अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी क्या है देखा था, मतलब संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ हम लोगों ने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, यानी कि वियोजन अभिक्रिया पढ़ा था। उसी में अपन लोगों ने एंडोथर्मिक जो एक मतलब एग्जाम्पल होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं उसको भी अपन लोगों ने देखा था, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अपन लोगों ने सभी प्रकार के एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या किया था, एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है। अब अगला जो हम लोगों का टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपना जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके बारे में पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसको है, ठीक है ना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को यानी इस रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका मतलब क्लियर करते हैं कि इसमें जितने वर्ड यानी जो शब्द लिखे गए हैं इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, यानी जो विस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे को हटाकर खुद उसकी जगह पर बैठना या उसकी जगह लेना, ये एक प्रकार का क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? मतलब ये हो गया कि कोई मतलब अभी रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक सब्सटेंस रहेगा जो किसी दूसरे को हटाकर उसकी जगह पे खुद क्या हो जाएगा? बैठ जाता है या उसकी जगह पे ले लेता है उसको हटा के, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लो कि ये एक ए है, ठीक है ना, और यहाँ पे बी और सी आपस में क्या है, मान लो जुड़े, ठीक है ना, बी और सी। तो क्या होगा कि ये जो ए है वो मान लो बी को क्या कर देता है? हटा के, बी को हटा के और उसकी जगह पे खुद जाके क्या हो गया? जाके बैठ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने बी को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, यानी ए ने बी को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, ठीक है ना। मतलब कि किसी दूसरे को हटाकर उसकी जगह पे खुद जाकर बैठना क्या कहलाता है? ये मतलब ये प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, विस्थापन। तो अपन लोग इस केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब अगर अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब कि इसका जब डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या बोलेंगे कि जब कोई एक एलिमेंट या सब्सटेंस किसी दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है? उसको डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक एलिमेंट यानी कि तत्व जो होता है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि अपने पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, अणु है, या किसी दूसरे सब्सटेंस के एलिमेंट को क्या कर दे? वो हटा दे और उसकी जगह खुद जाके क्या कर हो जाए? बैठ जाए या डिस्प्लेस कर दे, ऐसा बोल सकते हैं। एलिमेंट को क्या कर दे? जब कोई वह केमिकल रिएक्शन जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे सब्सटेंस के यानी किसी दूसरे सब्सटेंस, कंपाउंड या मॉलिक्यूल बोल सकते हो, सब्सटेंस हो गया यानी पदार्थ हो गया, या कंपाउंड यानी यौगिक हो गया, मॉलिक्यूल यानी अणु हो गया, उसके एलिमेंट या एटम को क्या कर दे? एलिमेंट या एटम यानी तत्व या परमाणु को क्या कर दे? वो हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, ठीक है ना। क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे, यानी कि विस्थापित कर दे। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहा जाता है। तो जैसे मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी एक को हटा के उसकी जगह पे खुद बैठ जाना। तो मतलब कोई एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के यानी यौगिक, अणु या पदार्थ के किसी दूसरे एलिमेंट को या एटम को क्या कर दे? हटा के और उसकी जगह पे वो खुद जाके क्या हो जाए? बैठ जाए, या इसको आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि वो उसको डिस्प्लेस कर दे। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि ये जो कौन से एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट या एटम को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल यानी दूसरे मॉलिक्यूल के एटम या एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा
तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या होनी चाहिए, जिसको वो डिस्प्लेस कर रहा है उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इसकी क्रियाशीलता जो है, रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इससे जिसको वो डिस्प्लेस करना चाहता है या जिसको वो हटाना चाहता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहा जाता है, जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे, मतलब जब कोई एक एलिमेंट या एटम, जब कोई एक तत्व या परमाणु किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के एटम या एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, या उसको हटा के उसकी जगह पे खुद क्या हो जाए, बैठ जाए। तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, यानी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो एलिमेंट जिस मॉलिक्यूल के एटम को वो क्या करना चाहता है, डिस्प्लेस करना चाहता है, मतलब कि अणु के जिस परमाणु को वो क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है, उससे इस एलिमेंट की रिएक्टिविटी यानी इस तत्व की जो क्रियाशीलता है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर इस बाहर वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी इस मॉलिक्यूल के इस एटम से क्या हुआ, अगर कम हुआ, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। चलिए इसका एग्जाम्पल कुछ समझते हैं। तो देखो, अपने पास एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, और इस एक्सपेरिमेंट पे एक क्वेश्चन भी बनता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है और क्या क्वेश्चन है और क्या उसका आंसर है, इसको समझते हैं। तो जैसे अपने पास क्या है, दो ट्यूब है, ठीक है ना, दो कांच के क्या है अपने पास, ट्यूब है। अब इन दोनों कांच के ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। किसका भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है ना, दोनों में, इन दोनों में क्या है, कॉपर सल्फेट का क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये जो सॉल्यूशन है ये काहे का है, कॉपर सल्फेट का है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें जो कॉपर सल्फेट होता है ना, ये कौन से कलर का होता है, जो कॉपर सल्फेट है आपका, ये कौन से कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा, कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ये कौन से कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, यानी नीले रंग का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ दोनों में क्या है, कलर नीला है। अब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी एक ट्यूब में क्या कर देते हैं, इसमें आयरन नेल, यानी कि इसमें क्या कर देते हैं अपन, लोहे की कील क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है ना, अपन क्या कर देते हैं, इसमें एक लोहे की कील डाल देते हैं। ठीक है, क्लियर। ये तो जो लोहे की कील जैसे इस पे डालते हैं, तो ये पहले अच्छा, मतलब क्या है, मतलब कि ये नेल्स जो होता है, मतलब इसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, जो आयरन का नेल्स है ये, ठीक है ना, आयरन का जो नेल्स अपन ने इसमें क्या करके रखा हुआ है, डाल के रखा है, इसको थोड़ा सा क्या कर देना है, अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपन को इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करना है, डालना है। तो जैसे ही अपन इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो क्या पाते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फेड हो रहा है। फेड होने का मतलब ये है कि इसका ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे क्या है, जा रहा है। मतलब ये इसका कलर जो है वो धीरे धीरे हट रहा है। ठीक है ना, मतलब कि ये ब्लू कलर नहीं आ रहा है इस पे, इसका कलर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हटता जा रहा है। और जो आयरन का नेल है, ठीक है ना, तो ये जो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ये ब्राउन कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्राउन, यानी भूरे कलर का हो जाता है। यानी पहले जैसे मान लो इसको अपन जब लिए थे, तो जो नेल है मान लो ब्लैक कलर का रहा होगा या थोड़ा सा रेड कलर का रहा होगा, लेकिन जैसे ही अपन इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यानी कि डालते हैं विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है, जो ब्लू कलर का था, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, फेड होने लगता है। यहाँ पे इसका जो कलर है, ब्लू कलर जो है वो क्या हो रहा है, फेड हो रहा है। फेड का मतलब ये हो गया कि इसका जो कलर है, जो रंग है, वो क्या होता जाता है, उड़ने लगता है, या रंग जो है वो धीमा पड़ने लगता है। क्या होता है, इसका धीमा पड़ने लगता है, लाइट कलर होता जाता है। ब्लू कलर उसका जो डार्क से वो क्या होता जाता है, लाइट होता जाता है। तो इसमें ये क्वेश्चन ही है कि जब क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन के नेल्स को यानी कि लोहे के कील को क्या करते हैं, डुबोते हैं, तो इसका जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर है वो फेड क्यों होने लगता है, मतलब वो डार्क से लाइट कलर क्यों जाने लगता है। और नेल्स को जब बाहर आप निकाल के देखोगे तो उसका कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाता है, भूरे कलर का हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण सीधा सीधा यही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है यहाँ पे। अब वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो देखो, जैसे क्या लिया अपन ने, आयरन लिया है, ठीक है ना, आयरन का नेल्स है, तो ये आयरन का नेल जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, और इसको अपन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया, अपन ने इसको डाला। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मतलब एक्यू फॉर्म में। अब होता क्या है, इसमें जो आयरन है ना, इसकी रिएक्टिविटी जो होती है आयरन की, वो कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना, ये आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है।
ठीक है, क्लियर। इस वजह से आयरन जो होता है, जैसे ही आप आयरन के नेल्स को क्या करते हो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करते हो, डिप करते हो, इसको डालते हो, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो रिएक्शन होने लगता है। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें होता है कि ये जो आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी अलग कर देता है, और आयरन में सल्फेट जो होता है वो क्या होने लगता है, जुड़ने लगता है। ये एक यू फॉर्म में आ गया मान लो, ठीक है ना। कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में आने लगेगा, और जो आयरन सल्फेट है ये एक यू फॉर्म में जाने लगेगा। तो इस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, और फिर इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, यानी विस्थापन अभिक्रिया हो गया आयरन के आने की वजह से। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है वो क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। इस वजह से ये जो आयरन था वो क्या हो गया, ब्राउन कलर का हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आयरन अब आयरन सल्फेट बन रहा है, और कॉपर सल्फेट जो होता है वहां से कॉपर डिस्प्लेस होके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। इस वजह से कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो ब्लू से कहाँ चला जा रहा, जो फेड होता जा रहा है, उसका लाइट कलर होता जा रहा, और जो आयरन था वो कौन से कलर का होता जा रहा, ब्राउन कलर का। तो कारण समझ में आ गया कि तो भैया जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो आयरन कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और आयरन के साथ सल्फेट क्या होने लगता है, जुड़ने लगता है। तो आयरन के साथ सल्फेट के जुड़ने की वजह से आयरन का कलर जो होता है ब्राउन हो जाता है, और कॉपर सल्फेट में से कॉपर के डिस्प्लेस होने के कारण कॉपर जो होता है वो यहाँ पे अलग हो जाता है। इसकी वजह से इसका सॉल्यूशन जो होता है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है यानी विलियन जो होता है वो क्या हो जाता है, उसका कलर जो होता है वो क्या होने लगता है, रेड होने लगता है। आई बात समझ में। बाकी ये कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। ये कौन से फॉर्म में, एक्यू फॉर्म में। ये भी सॉलिड स्टेट में, और ये भी एक्यू फॉर्म में है। क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी बैलेंस करना चाहो तो देख लो, कॉपर एक है, कॉपर एक है, आयरन आयरन एक, सल्फेट सल्फेट, ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है। तो समझ में आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को डिप किया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलियन में जब क्या किया जाता है, यानी कि लोहे के कील को डुबाया जाता है, तो इसका कलर जो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, यानी कॉपर सल्फेट के विलियन का, वो फेड क्यों होने लगता है, ब्लू से उसका कलर जो है वो फेड क्यों होने लगता है, मतलब उसका कलर जो है वो लाइट क्यों होने लगता है, ठीक है ना। और जो आयरन की नेल्स है उसका कलर जो होता है वो ब्राउन क्यों हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा सा ये रिएक्शन ही है, ये एक प्रकार का एग्जांपल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसमें आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ खुद क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो कॉपर सल्फेट से कॉपर के निकलने की वजह से इसका सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू से क्या होने लगता है, लाइट होने लगता है, डार्क ब्लू से लाइट होने लगता है। और आयरन जो होता है उसमें सल्फेट के जुड़ने की वजह से आयरन सल्फेट का जो लेयर बन रहा है आयरन के नेल के ऊपर, उसकी वजह से उसका कलर जो है वो कैसा होता जा रहा है, ब्राउन होता जा रहा है। तो समझ में आ गया ये एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कोई डाउट, ठीक है ना। इसके कुछ और एग्जांपल अपन लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमको एक एलिमेंट ऐसा लेना पड़ेगा जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एटम को डिस्प्लेस करना चाहता है, तो उससे उसका रिएक्टिविटी जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि जो एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल्स के, यानी जो तत्व किसी मॉलिक्यूल यानी अणु के एटम को क्या करना चाहता है, डिस्प्लेस करना चाहता है, उसको विस्थापित करना चाहता है, तो उस एलिमेंट यानी तत्व की रिएक्टिविटी जो है, क्रियाशीलता जो है, वो उस एटम से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। तो जैसे अपन इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल तो हम लोगों ने ये देख ही लिया है कि आयरन जो होता है जब इसको कॉपर सल्फेट के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को क्या कर देता है, आयरन डिस्प्लेस कर देता है, और खुद उसकी जगह पे जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ठीक इसी तरीके से अपन और एग्जाम्पल क्या कर सकते, बना सकते हैं। देखो ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है, मेटल का सॉल्ट है, ये क्या है, मेटल के सॉल्ट हैं। तो यानी कि अपन ऐसे ही और भी मेटल के सॉल्ट क्या कर सकते हैं, लेके और उससे ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल से रिएक्शन जब कराएंगे तो अपन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इसका एग्जाम्पल देखने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जैसे मान लो अब जैसे देखो अपन जैसे क्या करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखें तो जैसे पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, पोटेशियम। फिर उससे कम रिएक्टिव कौन होता है, सोडियम होता है। फिर कौन होता है, कैल्शियम होता है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। फिर इससे कम हाइड्रोजन हो गया, फिर कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है ना। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड हो गया, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है इनकी, ठीक है ना। क्लियर हो गया।
तो अपन क्या करते हैं, इसमें से किसी भी एक का क्या कर लेते हैं, किसी एक मेटल का क्या ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं। अब उस मेटल के सॉल्ट को यानी उस धातु धातु के लवण को उससे हाई रिएक्टिव मेटल से क्या कर देते हैं, मान लो रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे मान लो, अब अपन को तो पता ही है कि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में है। तो जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, मैग्नीशियम का सॉल्ट ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। किसका ले लेता हूँ, मैग्नीशियम का। तो मैं मान लो ले लेता हूँ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, ये मैग्नीशियम का सॉल्ट हो गया। अब इसको मैं किसके साथ मान लो रिएक्ट करा रहा हूँ, सोडियम के साथ, ठीक है। तो सोडियम मेटल जो होता है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये सोडियम जो होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट के मैग्नीशियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी मैग्नीशियम मेटल को अलग कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, सल्फेट के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। अब इसको क्या करना हो, बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर दो। यहाँ पे 2 तो सोडियम है, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो इसी तरीके से आप काफी सारे एग्जांपल क्या कर सकते हैं, इसके क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी कॉपर का ही बात कर लेता हूँ कि जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट को किसके साथ, मान लो जिंक के साथ रिएक्ट कराता हूँ, किसके साथ, जिंक। तो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है, काफी ज्यादा, काफी आगे है। तो जिंक जो होगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा, अब खुद क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। तो इस तरीके से मतलब कि कम रिएक्टिव वाले मेटल के सॉल्ट को उससे ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल के साथ जब आप क्या करोगे, रिएक्ट कराओगे, तो हाई रिएक्टिव वाला जो मेटल होगा वो इस सॉल्ट में से यानी लवण में से लो रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर देगा, हटा के उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आप काफी सारे जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। चल, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो अपन को समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी अपना अभिक्रिया का अगला प्रकार क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये क्या है। तो अब इसका भी मतलब समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट का तो मतलब क्लियर ही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक को हटा के उसकी जगह पे खुद बैठना। इसका तो मतलब क्लियर हो गया कि मतलब कि एक एटम को मतलब किसी मॉलिक्यूल, ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी मॉलिक्यूल के एटम, किसी अणु के परमाणु को हटाकर उसकी जगह पे खुद क्या हो जाना, जुड़ जाना। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है ना, यानी विस्थापन। अब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, तो डबल का मतलब ये हो गया कि अब हम ऐसा रिएक्शन देखेंगे जिसमें दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा सा मतलब है कि दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। क्या हो रहा हो, दोनों तरफ से। यहाँ पे एग्जांपल ऐसे समझने के लिए है, थोड़ा सा वर्डिंग समझने के लिए है कि जब दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है, अप्लाई हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सब्सटेंस या मॉलिक्यूल ए बी है और एक दूसरा सब्सटेंस मान लो अपने पास या मॉलिक्यूल यानी अणु जो है वो सी डी है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि जैसे इसका ए, ठीक है ना, इस सब्सटेंस का जो कंपाउंड ए है, सॉरी जो अपना ये एटम ए है, ये ए बी सब्सटेंस का या ए बी मॉलिक्यूल का जो एटम ए है वो सी डी मॉलिक्यूल के एटम सी को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। और ए जो है वो इसके सी की जगह पे जाके बैठ रहा और सी जो है वो किसकी जगह पे आके बैठ रहा, ए की जगह पे आके बैठ रहा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि दोनों मॉलिक्यूल्स के एटम जो होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे और दोनों एक दूसरे के पोजीशन में जा, एक दूसरे का पोजीशन जो है वो जाके क्या करेंगे, लेंगे। बात समझ में आ गया। इस तरीके के मतलब कि जो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज बोल सकते, इसको क्या बोलते हैं,
म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है ना, परस्पर परिवर्तन बोल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होता है, वह केमिकल रिएक्शन, मतलब ये इसका जगह ले लेगा, सी इसका जगह ले लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा सी बी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ए डी, ठीक है ना। तो ये है, यानी वह केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो एलिमेंट जो होते हैं, मतलब अलग अलग मोलेक्यूल्स के दो एलिमेंट या एटम आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, परस्पर आपस में स्थानांतरण, मतलब एक्सचेंज, परिवर्तन बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो स्थानांतरण कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं। क्लियर हो गया, एक दूसरे का स्थान क्या कर लेते हैं, वो ले लेते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम में क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको हटा के, मतलब किसी मॉलिक्यूल के एक एटम को हटा के उसकी जगह पे खुद जाके बैठना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये प्रोसेस दोनों तरफ से हो रही होगी या दो बार हो रही होगी। तो यानी अपने को यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लेना है, और दोनों मॉलिक्यूल्स के एटम जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, या एक दूसरे को हटा के एक दूसरे की जगह क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो इस प्रकार के प्रोसेस को म्यूचुअल एक्सचेंज भी बोलते हैं, यानी कि परस्पर स्थानांतरण। तो वह केमिकल रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में उनके एटम्स का क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, यानी उनके परमाणुओं के बीच में स्थानांतरण, परस्पर स्थानांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। तो चलो अपन अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सल्फेट है, ठीक है ना, ये सोडियम सल्फेट ले लेते हैं और बैरियम क्लोराइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बैरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ क्या कराया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों, यानी सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, ये दोनों कैसे हैं, सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में है। कैसे हैं, एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना, समझना अच्छे से। मतलब एक्वस फॉर्म मतलब इनका वाटर सॉल्यूशन तैयार किया गया। सोडियम सल्फेट का वाटर सॉल्यूशन, पानी के साथ इसका विलयन बनाते हैं। बैरियम क्लोराइड का पानी के साथ जो विलयन तैयार करते हैं, फिर जैसे इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, यानी मिलाते हैं, इनका आपस में रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है, सोडियम सल्फेट का सोडियम बैरियम क्लोराइड के बैरियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी सोडियम बैरियम क्लोराइड के बैरियम की जगह ले लेगा, और बैरियम जो होता है सोडियम सल्फेट के सोडियम की जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, आगे सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम बैरियम को हटा के क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब प्लस बैरियम जो है वो सोडियम का हटा के सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट बनेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो सोडियम क्लोराइड है ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा, एक्यू फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। लेकिन ये जो अपना वाइट जो मतलब बैरियम सल्फेट बना है, ये एक्चुअली में सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो जाता है। और ये जो आपको मिलता है ना, ये कौन से कलर का मिलता है, वाइट कलर का मिलता है, ठीक है ना। अब ये सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है, और साथ ही साथ ये कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्यूबल, मतलब कि पानी में ये घुलनशील नहीं होता, ये अघुलनशील होता है। कैसा होता है, अघुलनशील। यानी कि इस प्रोसेस में, यानी इस रिएक्शन में सोडियम सल्फेट को जब बैरियम क्लोराइड के साथ, यानी उसके एक्वस सॉल्यूशन के साथ एक दूसरे को क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं जलीय विलयन में। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है तो वो कौन सा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सोडियम सल्फेट का सोडियम बैरियम क्लोराइड के क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, बैरियम को हटा देता है और बैरियम की जगह खुद बैठ जाता है। और बैरियम जो होता है वो सोडियम सल्फेट के सोडियम को हटा के सोडियम की जगह पे जाके बैठ जाता है। मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। परस्पर जो है वो परस्पर स्थानांतरण इन दोनों ने एक दूसरे का कर लिया, या एक दूसरे का जगह इन्होंने ले लिया। इस तरीके से देखा जाए तो इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको डिस्प्लेस किया, तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया। इसका मतलब ये काहे का एग्जाम्पल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना। तो ये तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का। यहीं पे आपको एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये तैयार हो जाता है, ये जो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में हमको सोडियम क्लोराइड तो एक्वस फॉर्म में मिल रहा है, मतलब पानी के साथ घुला हुआ फॉर्म, ये डिजॉल्व फॉर्म में है। लेकिन जो अपने पास सॉल्यूशन तैयार हुआ उसमें जो बैरियम सल्फेट है ना, वो एक्वस फॉर्म में हमको नहीं मिला है। कौन से फॉर्म में मिला है, सॉलिड स्टेट में मिला है। इसका कलर जो है वो वाइट है
और ये पानी में यानी जो सॉल्यूशन अपन का तैयार हुआ उस सॉल्यूशन में ये इनसॉल्यूबल है, मतलब अघुलनशील है। तो ये अपने पास जो कंटेनर, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन आप करवा रहे हो, उसमें ये क्या हो जाता है, नीचे सॉलिड स्टेट में तली में आके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये तली में आके जो बैठा है एक्चुअली में, तो ये इनसॉल्यूबल होने के कारण और सॉलिड स्टेट में होने के कारण ये नीचे तली में आके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। मतलब ये जैसे है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने इन दोनों को क्या किया, मिलाया, मतलब दोनों का एक्वस सॉल्यूशन था, इसको हमने क्या किया, इसमें मिलाया, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट किए। तो इस रिएक्शन में क्या है, सोडियम क्लोराइड तो मान लो एक ही फॉर्म में मिल गया, मतलब इसमें सोडियम जो है वो, क्लोरीन जो है, सोडियम क्लोराइड जो है वो किस फॉर्म में आपने को मिल रहा है, एक्यू फॉर्म में मिल रहा है, NaCl, ये एक्यू फॉर्म में यानी घुले हुए फॉर्म में। लेकिन जो बैरियम सल्फेट है वो अपन को यहाँ पे मतलब सॉलिड स्टेट में क्या हो रहा है, नीचे तली में आके क्या हो जा रहा है, बैठ जा रहा है। और ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। इसमें जो सॉल्यूशन जो होता है, तो इसमें जो बैरियम सल्फेट है वो क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में क्या हो जाता है, यहाँ पे नीचे तली में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो इसको जो नीचे तली में आके बैठ गया है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कि प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप किसे कहते हैं। तो ये एक वाइट कलर का अपने को जो इसमें बैरियम सल्फेट है ना, तो ये एक वाइट कलर का क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या है, वाइट कलर का क्या है, एक प्रेसिपिटेट यानी सफेद कलर का ये एक अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, बैरियम सल्फेट। तो यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है ना, दोनों तरीके का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन रहा है। क्वेश्चन अच्छे से समझना कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि इस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उसमें अपने पास कोई एक ऐसा सब्सटेंस बन जाए, यानी कोई एक ऐसा पदार्थ बने, या ये बोल सकते हो कंपाउंड बने, जो कि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा हो, कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान अपने को एक ऐसा प्रोडक्ट या सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है जो कि क्या हो, सॉलिड स्टेट में हो। कौन से स्टेट में हो, ठोस अवस्था में हो, और वो कैसा हो, इनसॉल्यूबल हो, मतलब कि अघुलनशील हो। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, यानी कि अवक्षेप बोलते हैं। समझ में कि अवक्षेप किसे कहते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान प्राप्त होने वाला वह सब्सटेंस या प्रोडक्ट, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अपने को रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला वह सब्सटेंस या प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो कि सॉलिड स्टेट में हो और लिक्विड में वो इनसॉल्यूबल हो, तो उस प्रकार के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। तो यानी कि जो बैरियम सल्फेट है ना, यहाँ पे वो एक वाइट कलर का अपने को प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। क्लियर। अभी इसी में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछ लेता है। क्या पूछेगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें अपना क्या हो रहा हो, प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी कि प्रिपरेशन होता है, मतलब किसका, प्रेसिपिटेट का। तो उस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इस एग्जांपल को क्या है, दे सकते हो। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का तो है ही, लेकिन इस रिएक्शन में अपने को प्रेसिपिटेट भी क्या हो रहा है, मिल रहा है। इस वजह से अपन इस केमिकल रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, और यहीं पे अपने को ये भी क्लियर हो गया कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, और यहीं से अपने को ये पॉइंट भी ध्यान रखना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट वह केमिकल रिएक्शन जिसमें एलिमेंट या एटम्स के बीच में क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के एलिमेंट या एटम के बीच में कैसा एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। तो उस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब अगर अपने को केमिकल रिएक्शन में क्या प्राप्त होता है, एक ऐसा सब्सटेंस प्राप्त होता है जो सॉलिड स्टेट में हो और इनसॉल्यूबल हो, लिक्विड में, ठोस अवस्था में हो और विलयन में वो क्या हो, या द्रव में क्या हो, अघुलनशील हो।
तो उस प्रकार के सब्सटेंस या मैटर या प्रोडक्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बोलते हैं। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो वह केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है यानी अवक्षेप का फॉर्मेशन होता है, उस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आ गई बात समझ में, कोई डाउट? ठीक है ना।